Hello everyone. My name is Sitendra Chaudhary and I welcome to all of you to Prep IAS. Friends, आज हम लोग जो है न्यूज़पेपर पढ़ने वाले हैं जहाँ से हम लोगों ने द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी जहाँ की न्यूज़ हम लोगों ने यहाँ पे कवर की है। तो रोज़ की तरह आज भी हम लोग सेशन लेने वाले हैं। और जैसा कि इन दिनों चल रहा है दैट मोस्ट ऑफ द न्यूज़ आर कॉन्सेंट्रेटेड अराउंड कोविड-19 ऑक्सीजन सप्लाई एंड ऑल दैट, तो वो सारी चीज़ें वहीं पे कवर हो रही हैं। जो हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से हैं बहुत कम ही न्यूज़ आजकल कवर हो रही हैं बिकॉज दैट इज़ नॉट द सेंटर पॉइंट अराउंड द वर्ल्ड, बट या फ्यू हैपनिंग्स जो है यहाँ वहाँ हो रही हैं जिसको हम लोग आज यहाँ पे कवर करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रेप आईएएस ने बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव लिया है जहाँ पे यू कैन ज्वाइन आवर कोर्स, और ये 3 महीने का फ्री क्रैश कोर्स है फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2021। एक तो देखिए सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स के ऊपर ही फोकस्ड है, ठीक है। 2021 के लिए आपको एग्जाम देना है तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो बिकॉज दिस इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। अब देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पे क्वालिटी से आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया जाएगा। जितनी भी फैकल्टी यहाँ पे पढ़ा रही हैं ऑल दीज फैकल्टीज आर वेरी मच एक्सपीरियंस्ड एंड दे हैव गिवन इधर इंटरव्यू और दे हैव रिटन इधर मेंस। तो आप यहाँ पे देख सकते थे सौरभ जैन सर हैं, मोहित सर हैं, रजनी झा सर हैं और हिमांशु गजेंद्र सर हैं, सिद्धार्थ सर हैं। ये सारी की सारी फैकल्टी जो हैं एक्सपीरियंस्ड हैं। तो इट्स नॉट लाइक दैट कि आपको हम लोग वैसे ही पढ़ाने वाले हैं, और क्वालिटी से बिल्कुल भी किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। हाई क्वालिटी फुल टेस्ट, मॉक टेस्ट भी हम आपके लेंगे। डाउट क्लियरिंग सेशंस भी टाइम टू टाइम होते रहते हैं। सी सेट भी हम यहाँ पे इंक्लूड किया है, और पूरे का पूरा जो है सिलेबस जो है इट हैज़ बीन कवर्ड इन अ वेरी कॉम्प्रीहेंसिव मैनर। सो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। अब इसका लिंक आपको कहाँ मिलेगा, कहाँ से कर सकते हो, ये देखिए आप जो है जब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहाँ पे जाके आपको ये लिंक मिल जाएगा, तो आप उस लिंक पे क्लिक करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये बात रही आज की। चलिए आगे बढ़ने से पहले, ठीक है, फिर से मैं आप सबसे अपील करना चाहूँगा द कोविड-19 की सिचुएशन बहुत ख़राब हो गया। इट्स अबाउट सेकेंड वेव। It is second wave in India and in other countries like Canada और France third wave is also going on there। और सेकंड वीडियो पे बहुत बढ़िया वीडियो बनाया था कुछ दिन पहले, वो भी आप जाके देख सकते हो। कोरोना की जो सेकंड वेव है, हाउ दिस सेकंड वेव इज डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट वेव एंड व्हाट आर द न्यू सिम्टम्स विच आर एडेड देयर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेकंड वेव, व्हाट आर द अबाउट द वैक्सीन्स एंड म्यूटेशंस, ऑल दीज स्मॉल थिंग्स दैट वी हैव कवर्ड इन दैट वीडियो ऑल्सो। तो आप उस वीडियो को भी जाके देख सकते हो अबाउट सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस, ठीक है। चलिए देखिए, जब से कोरोना आया है तो एक इंस्टीट्यूट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, वो है आईसीएमआर। आईसीएमआर बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, ठीक है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। देखिए पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता सकता हूँ, मेरी फैमिली में कुछ लोग जो हैं दे आर एलिजिबल टू टेक द जैब ऑफ वैक्सीन बट स्टिल दे आर लिटिल बिट स्केप्टिकल, है ना। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वैक्सीन लेने के बावजूद भी उनको जो है इन्फेक्शन हो रहा है। सो दैट इज़ वाई पीपल आर नॉट रेडी टू टेक द वैक्सीनेशन, राइट। क्योंकि मन में बहुत सारे डर हैं लोगों के कि हम लोग बीमार हो जाएंगे, टेम्परेचर हाई होता है, शोल्डर पेन होता है, और वो सारी की सारी चीज़ें हैं। उस वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वैक्सीन नहीं ले रहे हैं। लेकिन आईसीएमआर का ये बोलना है, आईसीएमआर का ये कहना है कि जो लोग वैक्सीन लेने के बावजूद भी इन्फेक्टेड हो रहे हैं उनके नंबर्स बहुत ही कम हैं, बहुत ही कम है। देखिए कोवैक्सीन और कोविशील्ड इंडिया में जो है अभी 2 वैक्सीन जो है हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो कोवैक्सीन के केस में 1.7 मिलियन यानी कि 17 लाख केस के अंदर जो है ओनली 695 पीपल आर टेस्टेड पॉजिटिव इवन आफ्टर टेकिंग द वैक्सीन। कोविशील्ड के केस में जो है 15 मिलियन जो है वैक्सीन अगर लोगों ने लिया है तो ओनली अराउंड 5000 पीपल आर अगेन इन्फेक्टेड। तो अगर ये परसेंटेज के टर्म में देखें तो बहुत ही कम परसेंटेज है। दूसरी बात, ये जो लोग दोबारा से इन्फेक्टेड हुए हैं इवन आफ्टर टेकिंग द वैक्सीन, इसमें जो फैटेलिटी रेट है वो तो बहुत ही कम है, क्लोज टू 0। मतलब अगर आप वैक्सीन लेने के बाद अगर बाई चांस इन्फेक्टेड हो भी जाते हो देन यू विल नॉट बी वेरी सीरियस, इट्स नॉट अ लाइफ थ्रेटनिंग इन द केस ऑफ सेकेंड इन्फेक्शन। तो आईसीएमआर का यही बोलना है कि आप लोग डरे नहीं, ठीक है। आप वैक्सीन लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो एक नेचुरल फिनोमेना है और ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं हो रहा है,
ठीक है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड हो रहा है। थोड़ा सा जो ज़्यादा परसेंटेज आता है वो आता है फर्स्ट डोज लेने के बाद। सेकंड डोज लेने के बाद तो ये परसेंटेज और भी कम हो जाता है। ज़्यादातर जो वैक्सीन लेने के बाद केस आ रहे हैं वो आ रहे हैं फर्स्ट डोज के बाद। देखिए, जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग तब होता है जब आप दोनों वैक्सीन के शॉट्स लेते हो। एक वैक्सीन के शॉट्स में, क्योंकि वैसे भी वैक्सीन का शॉट लेने के बाद जो है कम से कम 2-3 हफ्ते के बाद जो है हमारा इम्यून सिस्टम जो है एग्जैक्टली वर्क करता है फॉर दैट पर्टिकुलर वायरस। तो 2-3 हफ्ते तो उसको वैसे ही लग जाता है। और फर्स्ट डोज लेने के बाद जो है इन्फेक्ट आप हो सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सेकंड डोज लेने के बावजूद भी विद इन 2 और 3 वीक्स आप इन्फेक्टेड हो सकते हो। ऐसा नहीं है कि आज सुबह आप जो है वैक्सीन लेके आए और शाम तक जो है आपका इम्यून सिस्टम जो है पर्टिकुलरली उस साइड में जो है वो रिएक्ट करने लगेगा। ऐसा नहीं होता, इट टेक्स सम टाइम। ठीक है, अब ICMR ने जो है इसके रीजंस भी बताए हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। पहली बात तो जो री इन्फेक्शन हो रहा है ये बेसिकली जो है हेल्थ वर्कर्स जो है ना, जैसे डॉक्टर्स हो गए, नर्स हो गए, वो वार्डरोब बॉयज़ हो गए, वो सब लोग जो हैं उनके अंदर जो है ज़्यादा केस है। वाई? बिकॉज दे आर होल डे ऑल नाइट दे आर एक्सपोज्ड टू दिस वायरस, है ना, ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं। तो ज़्यादा एक्सपोज्ड होने की वजह से जो है वो उनके बॉडी में जो है ज़्यादा वायरस जो है वो एंट्री कर सकता है। तो उसकी वजह से वो लोग जो है दोबारा री इन्फेक्टेड हो रहे हैं। दूसरा रीज़न एक हो सकता है वायरस म्यूटेशन। देखिए, जो लास्ट वीडियो हम लोगों ने किया था सेकंड कोरोना वेव वाला जो है, उसमें आई हैव क्लियर दिस वायरस म्यूटेशन, कितने टाइप का वायरस म्यूटेशन होता है। इंडिया में जो है डबल वायरस म्यूटेशन हुआ है ना, डबल म्यूटेंट जिसको बोलते हैं। अभी रिसेंटली जो है कल ही थोड़ा सा न्यूज़ में था कि शायद बंगाल के अंदर भी जो है एक ट्रिपल म्यूटेशन भी हुआ है। तो जो वायरस होता है, वायरस अपनी फॉर्म को कंटिन्यूसली चेंज करता रहता है। ठीक है, इवोल्यूशन एक नेचुरल प्रोसेस है। ह्यूमन का भी इवोल्यूशन होता है, जितने भी आपको अपने आसपास बायोडाइवर्सिटी दिखती है सबका इवोल्यूशन होता है। इवोल्यूशन इज ए नेचुरल प्रोसेस। ऐसा ही इवोल्यूशन वायरस के अंदर भी होता है। तो वायरस जो है अपने आप को अपडेट करता रहता है। वो बात अलग है कि हमारे अंदर इवोल्यूशन बहुत स्लो होता है, लेकिन वायरस के अंदर वो काफ़ी फास्ट हो सकता है। ठीक है, तो जो नया वायरस का म्यूटेशन आता है, यानी कि नया वायरस की जो वैरायटी आती है, दैट वैरायटी कैन बी लिटिल बिट स्ट्रोंगर देन द अर्लियर वन। और उसके ऊपर जो है हो सकता है कि वैक्सीन का इफेक्ट कम हो। मैं कह रहा हूं हो सकता है, क्योंकि अभी इसके ऊपर जो है रिसर्च चल रही है। अभी कोई ऐसा हमारे पास पर्टिकुलर एविडेंस नहीं है बहुत स्ट्रॉन्ग जो ये कह सके कि जो वायरस के न्यू म्यूटेशंस हैं वो वैक्सीनेशन के बिल्कुल भी इफेक्ट उनके ऊपर नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है, अभी रिसर्च उसमें चल रहा है। बट या देयर आर फ्यू एविडेंसेस दैट शोज दैट न्यू वैराइटीज ऑफ वायरस दे कैन लिटिल बिट ट्रिक विद द वैक्सीन प्रोसेस एंड ऑल दैट। दूसरा जो है यंग लोग जो है ज़्यादा इम्फेक्ट हो रहे हैं। देखिए, जो थोड़ा पुराने लोग हैं, जो ओल्ड पीपल हैं, वो तो मोस्टली वैक्सीनेशन उनका हो चुका है ना, तो दे आर लिटिल बिट इम्यून नाउ। यंग जो लोग हैं वो भैया ज़्यादा इन्फेक्ट हो रहे हैं। 25+ एंड 40, 25 to 40, है ना, वो लोग ज़्यादा इन्फेक्ट हो रहे हैं। और मोर्टेलिटी रेट जो है थोड़ा सा ज़्यादा है फर्स्ट कोरोना वेव के कंपैरिजन में। तो ये सब ICMR का बोलना है। देखिए, ICMR कंटिन्यूसली न्यूज़ में रहता है, तो थोड़ा सा आपको ICMR के बारे में भी पता होना चाहिए, बिकॉज एग्जाम वगैरह में इस तरह के क्वेश्चंस वो पूछ लेता है। ठीक है, तो आइए, ये जो ICMR है, काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1949। हालांकि ये नाम इसका चेंज हुआ था और इसके अंदर कुछ फंक्शंस भी ऐड हुए थे, लेकिन इसका जो ओरिजिन हम लोग ट्रेस कर सकते हैं दैट कैन बी डन फ्रॉम द 1911। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है एक इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन जो है एस्टेब्लिश किया था इन 1911, एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस इट्स नेम वाज चेंज्ड टू ICMR। सो दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट मेडिकल रिसर्च बॉडी इन द वर्ल्ड। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है? न्यू दिल्ली के अंदर है। एंड इट इज़ प्रिजाइडेड बाय द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर। तो इसके वो प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ICMR के बारे में हमको पता होना चाहिए, बिकॉज ये कंटिन्यूसली न्यूज़ में रहता है। ठीक है, और ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हैं। जो वैक्सीन वगैरह की जो टेस्टिंग वगैरह होती है उसकी परमिशन भी आपको ICMR से लेना पड़ता है। वो टेस्टिंग के जो रिजल्ट होते हैं वो भी ICMR के थ्रू ही पब्लिश होते हैं। तो वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। ठीक है, चलिए, तो वायरस के बारे में तो इतना ही न्यूज़ जानना काफ़ी है हमारे लिए। ठीक है, सेकंड जो हमारे पास न्यूज़ आती है दैट इज़ दिस: इंडिया शुड बी अ कंट्री ऑफ द पर्टिकुलर कंसर्न। देखिए, US पैनल। अब ये न्यूज़ थोड़ी सी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, कैसे? देखिए, CIRF, US कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, ये वर्ड यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, रिलीजियस फ्रीडम। ठीक है,
इसने क्या रिकमेंडेशन किया है, इसने रिकमेंडेशन किया है कि इंडिया के अंदर जो है वो रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर अटैक हो रहा है। ठीक है, यूएसए के अंदर एक लॉ है जिसे कहा जाता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 19, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1993। इसके अंडर में जो है, जो यूएस की कांग्रेस है, जो वहाँ की पार्लियामेंट है, वो उन कंट्रीज़ के ऊपर नज़र रखती है जहाँ पे जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं उनके ऊपर अटैक होता है, जहाँ पे रिलीजियस फ्रीडम को जो है खतरा होता है। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग वो अलग अलग कंट्रीज़ को अलग अलग कैटेगरी में डालती है कि कौन सी कंट्री बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, कौन सी में फ्रीडम ज़्यादा है, कम है, एंड ऑल दैट। उसके लिए जो है ये एक कमीशन है USCIRF, और ये जो है यूएस कांग्रेस को रिकमेंडेशन देता है कि देखियो भैया, पाकिस्तान के अंदर जो है रिलीजियस माइनॉरिटी के ऊपर काफ़ी अटैक होते हैं, तो पाकिस्तान को जो है डिक्लेयर करो कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न। मैं तो पाकिस्तान का एग्जांपल वैसे ही ले रहा हूँ, लेकिन इसने जो है अभी इंडिया के बारे में ये बोला है। 2020 में भी जो है इसने यूएस की जो कांग्रेस है उसको रिकमेंड किया था दैट यू नीड टू पुट इंडिया इनटू दिस कैटेगरी, और 2021 के अंदर इसने दोबारा से बोला है कि आप इंडिया को जो है इसके अंदर रखें। वाई? बिकॉज इंडिया के अंदर रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के ऊपर जो है वो अटैक होते रहते हैं एंड दे आर नॉट सेफ। ठीक है, और इसने ये भी कहा है कि जो इंडिविजुअल्स हैं, कुछ ऐसे लोगों की पहचान करी है जो इसके अंदर ज़्यादा एक्टिव रोल है, उनको आप बैन करें, उनके ट्रैवलिंग बैन करें, उनके जो बैंक अकाउंट्स वगैरह हैं उनको सील करें, वो सारी सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। देखिए, इसका ये मानना है कि इंडिया के अंदर जो है मुस्लिम्स के ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक होता है, स्पेशली आफ्टर 2014 जब नई सरकार जो है वो पार्टी में आई। ठीक है, पावर में आई जब नई सरकार 2014 के बाद से। तो दिल्ली जो राइट हुए थे 2020 में, ठीक है, उसको इसने जो है रेफ़र किया है, और उसने कहा है कि उस टाइम पे मुस्लिम्स के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल अटैक हुए, एक प्लान्ड वे में हुए। इट वॉज नॉट अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, इट वॉज वेरी प्लान्ड, है ना। तो ये उसने बोला है। दूसरा जो है एनआरसी को लेके, नेशनल रजिस्ट्री फॉर सिटीजन्स, एनआरसी को लेके भी इसने बोला है कि एनआरसी का यूज़ हम लोग किस लिए कर रहे हैं, जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं उनको आउटकास्ट करने के लिए हम लोग जो है एनआरसी का यूज़ कर रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो टारगेटेड ऑन द माइनॉरिटीज़। और इंटरफेथ मैरिज, देखिए अभी रिसेंटली जो है मध्य प्रदेश और यूपी के अंदर जो है एक लॉ लाया गया है जिसके अंदर जो है इंटरफेथ मैरिज को डिस्करेज किया जाता है, यानी कि हिंदू, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, ठीक है, वो आपस में मैरिज नहीं कर सकते। ठीक है, लव जिहाद वाला इशू बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोमिनेंट है, लव जिहाद, है ना। तो इसको भी उस रिपोर्ट में मेंशन किया गया है। और तबलीगी जमात वाला इशू भी जो है इसने उठाया है कि दैट ड्यूरिंग द इनिशियल फेज ऑफ द स्प्रेड ऑफ दिस वायरस, तो तबलीगी जमात को बहुत ज़्यादा टारगेट किया गया था। लेकिन अगर आज के टाइम में देखो तो बहुत सारे फेस्टिवल्स जो है वो होते रहते हैं, अब उसको कोई भी टारगेट नहीं करता है। तो मुस्लिम जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको स्पेशली टारगेट किया गया अकॉर्डिंग टू दिस कमीशन, एंड दैट इज़ वाई दिस कमीशन recommended to the US Congress that please you need to put India into this special category and you also need to ban some individuals also। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, चलिए जी। और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को भी जो है इसने रिकमेंड किया है कि ये सारे के सारी चीज़ें जो है वो मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को जो है नेगेटिव तरीके से उनके ऊपर अटैक करता है। सो दैट इज़ दिस। एक और जो है इंडिया के लिए बुरी खबर है, पहली वाली तो बुरी खबर थी ही, एक और बुरी खबर ये है कि इंडिया में ने जो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर इंडिया का रैंक इज़ वेरी वेरी लो। आउट ऑफ 180 कंट्रीज इंडियाज रैंक इज़ 142। सो इंडिया इज़ अ वेरी बैड परफॉर्मर इन टर्म्स ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस। और आपको एग्जाम के परस्पेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। तो दे कैन आस्क इन योर एग्जाम, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेज द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। उसके अंदर आपको ये 2-3-4 ऑप्शन देगा एंड यू नीड टू फाइंड आउट द राइट आंसर। तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जो है ये एक पेरिस बेस्ड एनजीओ है, पेरिस में बेस्ड है ये, ठीक है, और ये इशू करता है इस रिपोर्ट को। 180 कंट्रीज़ के अंदर जो है इंडिया का कैटेगरी आई है 142, एंड इंडिया इज़ पुट इनटू अ वेरी बैड कैटेगरी अलॉन्ग विद ब्राज़ील, रशिया एंड मैक्सिको। ठीक है, और इसने क्या क्या ऑब्जर्व किया है, इसने ऑब्जर्व किया है दैट इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कंट्रीज फॉर द जर्नलिस्ट
तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के जो वर्कर्स हैं वो जो है जर्नलिस्ट के ऊपर अटैक करते हैं, पुलिस भी अटैक करती है। और इसने कुछ इंसिडेंट्स को जो है वो ऑब्जर्व किया है। एक तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो है अराउंड 1 ईयर, 1 साल के लिए लगभग जो है इंटरनेट वॉज बैंड, ठीक है। तो इसको इसने जो है ऑब्जर्व किया है। मीडिया के ऊपर 2014 के बाद जो है बहुत ज़्यादा अटैक हुआ है, क्योंकि कुछ अगर मीडिया वाले लोग, कुछ जर्नलिस्ट लोग न्यूज़पेपर वगैरह में या प्रिंट मीडिया में अगर किसी पॉलिटिकल फिगर के अगेंस्ट में कुछ लिखते हैं, कुछ बोलते हैं, तो ऐसा बहुत बार देखा गया है कि उनके ऊपर जो है एंटी नेशनल उनको डिक्लेयर कर दिया जाता है, उनकी शेमिंग की जाती है, इंटरनेट पर उनकी ट्रोलिंग की जाती है, और कुछ केस में जो है उनके अगेंस्ट में सेडिशियस लॉ यानी कि आर्टिकल 124A ऑफ द IPC पीनल कोड, राइट, इसके अगेंस्ट जो है उनके ऊपर जो है केस डाल दिए जाते हैं और उनको हरास किया जाता है। तो जर्नलिस्ट के लिए भैया इंडिया इट्स नॉट अ गुड कंट्री, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कंट्री, ठीक है। कोऑर्डिनेटेड हेट कैंपेन्स चलाए जाते हैं सोशल मीडिया पे जर्नलिस्ट के अगेंस्ट। कुछ जर्नलिस्ट को बहुत ज़्यादा टारगेट किया जाता है, अब आप उनके नाम तो नहीं लूँगा मैं, आपको खुद से पता ही है ना। जिनके ऊपर कंटिन्यूसली अटैक किया जाता है, हर चीज़ के ऊपर उनको सोशल मीडिया में ट्रोलिंग की जाती है, उनको जो है गालियाँ दी जाती हैं, उनको रेप थ्रेट्स मिलते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग इसने कहा है कि दैट इंडिया इज़ वेरी डेंजरस कंट्री फॉर द जर्नलिस्ट। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे मैप से थ्रू भी आप देख सकते हो। तो इंडिया जो है इस कैटेगरी के अंदर आता है, कहाँ पे, ये देखिए रेड वाली कैटेगरी में आता है। तो रेड वाली कैटेगरी वाली जितनी भी कंट्रीज आप यहाँ पे देख सकते हो, दे आर, वहाँ पे जो है सिचुएशंस आर डिफ़िकल्ट, यू कैन सी हियर, है ना, सिचुएशंस आर डिफ़िकल्ट। और जहाँ पे ये डार्क ब्लू है, यहाँ पे इट्स अ गुड सिचुएशन, है ना। आप यहाँ पे देख सकते हो स्कैंडिनेवियन कंट्री और ये सब ना, यहाँ पे सिचुएशन अच्छी है। और जहाँ पे ये जो सेटिस्फैक्ट्री सिचुएशन है, जहाँ पे आप ग्रे देख रहे हो, ये नॉर्थ अमेरिका, है ना, यहाँ पे कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन कंट्रीज़, यहाँ पे सिचुएशन इज़ सेटिस्फैक्ट्री, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें। अब इंडिया का रैंक जानना ही ज़रूरी नहीं है, एग्ज़ाम के लिए अपने नेबर्स का रैंक भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो इंडिया में जो नेपाल जो है 106, म्यांमार 140, बांग्लादेश 142, पाकिस्तान 1, तो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा आगे नहीं हम लोग, है ना। एंड चाइना इज़ 177। देखिए चाइना में तो वैसे भी प्रेस फ्रीडम बिल्कुल भी नहीं है। तो आउट ऑफ 180 कंट्रीज़ चाइना इज़ एट 177। पहली कंट्री कौन सी है, नॉर्वे, देन फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क एंड कोस्टा रिका एट नंबर 5। तो थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए। एक तो आपको इंडिया का रैंक पता होना चाहिए, इस रिपोर्ट को कौन पब्लिश करता है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए, बिकॉज न्यूज़पेपर वगैरह में ये थोड़ा सा कई बार न्यूज़ में रहता है। इट्स अ नॉन प्रॉफिट NGO और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वो है पेरिस के अंदर। और जो भैया यूनेस्को और यूनाइटेड नेशंस, ये भी जो है इसकी कंसल्टेशन सर्विसेज लेती है, ठीक है। तो यानी कि ये वहाँ पे उसके साथ भी एसोसिएटेड हैं, यूनेस्को के साथ और UN के साथ। और कोई भी ऐसी संस्था, कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो यूनाइटेड नेशन के साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है अगर लिंक में है, तो इट बिकम्स लिटिल बिट इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम्स, ठीक है। एंड व्हाट इज द एम ऑफ इट, एम इज टू सेफगार्ड द फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन। इनका ये मानना है, इस ऑर्गेनाइजेशन का ये मानना है कि दुनिया भर में फ्रीडम जो है वो करटेल नहीं होनी चाहिए, फ्रीडम का जो है फ्री फ्लो होना चाहिए इन्फॉर्मेशन का, ठीक है, फ्री फ्लो। लेकिन भैया इंडिया में तो ऐसा नहीं है, फ्री फ्लो नहीं होता है। बहुत सारे इंडिविजुअल्स जो हैं फेसबुक पे या ट्विटर पे, उनके अगेंस्ट जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से जो इंटरनेट कंपनीज़ है उनको लगातार रिक्वेस्ट भेजी जाती है कि उनके अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाए। अभी आपने देखा होगा फार्मर प्रोटेस्ट भी हुए थे, तो बहुत सारे जो सोशल वर्कर्स हैं या प्रोटेस्टर्स थे, उनके ट्विटर हैंडल्स को जो है वो बंद कर दिया गया था, है ना। तो यही सब होता है, फ्रीडम के ऊपर जो है अटैक हो जाता है, ठीक है। चलिए एक और इंटरेस्टिंग है ये भी, अगले प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। इंडियन एड्स फर्दर जेंडर स्टीरियोटाइप्स शो स्टडी। देखिए आप जब भी टीवी देखते होंगे या यूट्यूब देखते होंगे, अगर कोई भी एडवर्टीजमेंट आती है, उस मोस्टली जो फीमेल करेक्टर होते हैं उन एडवर्टीजमेंट के अंदर, ईदर दे आर शोन एज हाउसवाइफ्स और दे आर शोन एज अ सेक्स सिंबल, है ना, सेक्सुअलाइज किया जाता है बहुत ज़्यादा। ईदर दे आर शोन एज मदर्स, ईदर दे आर डूइंग शॉपिंग्स। तो इस तरह के रोल्स जो है वो वीमेन को ज़्यादा दिखाए जाते हैं।
rather than some working women, some women in the management of a company। इस तरह की चीज़ें बड़ी कम दिखाई जाती हैं। ये देखिए हम लोगों ने सब ने इस चीज़ को देखा है, और हमने जो ऑब्जर्वेशन किया है इसको जो है क्वांटिफाई कौन करता है? ये यूनिसेफ एंड जीना डेविस इंस्टीट्यूट ऑन जेंडर इन मीडिया, दिस इज कॉल्ड GDI। इन लोगों ने जो है यूट्यूब पे और टीवी पे एडवर्टीजमेंट्स को ऑब्जर्व किया, और उसके अंदर इन्होंने ये पाया कि यस, इंडिया के अंदर, इवन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंडिया की सिर्फ मैं बात नहीं कर रहा हूं, ऑल ओवर द वर्ल्ड वीमेन आर shown as stereotypes, only few occupations and roles are allotted to women, जैसे कॉल सेंटर वर्कर्स या फिर हाउस वाइफ्स, है ना, इस तरह की चीज़ें किया जाता है। वो यूट्यूब को और सोशल मीडिया वगैरह टेलीविजन पे उसको किया था, ठीक है। इधर दे आर शोन मैरिड वुमन, केयर टेकर, हाउस मेकर, एटसेट्रा एटसेट्रा। इंडिया के केस में इसने क्या बोला है? देखिए इंडिया में जितनी भी एडवर्टीजमेंट होती हैं उसमें अराउंड 60% स्क्रीन टाइम जो है वो वीमेन को दिया जाता है, और स्पीकिंग टाइम अराउंड 55%। इस लिहाज से हम लोग देखते हैं कि इंडिया की जो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री है उसमें वीमेन का रोल ज़्यादा है। लेकिन बात ये नहीं है कि वो कितना स्क्रीन टाइम शेयर करती हैं, बात ये है कि वो जो स्क्रीन टाइम शेयर करती हैं उसमें दिखाया कैसे जाता है, हाउ वीमेन आर प्रोजेक्टेड, दैट इज़ द प्रॉब्लम। जैसे सेलिंग क्लीनिंग सप्लाईज, है ना, या फूड प्रोडक्ट्स जो होते हैं या जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं, जनरली उनके अराउंड ही उनको दिखाया जाता है वीमेन को। और ऐसा देखा गया है कि मोस्टली केसेस में वीमेन आर शोन मैरिड ओनली, ठीक है। इधर दे आर डूइंग शॉपिंग, दे आर क्लीनिंग, दे आर मेकिंग फूड, एटसेट्रा एटसेट्रा, इस तरह की चीज़ें दिखाई जाती हैं, ठीक है। आजकल एक ऐड चल रही है वो सीमेंट वाली, है ना, उसमें भी ऐसा ही है। तो मैन जो है, मैन दे आर टेकिंग मोर डिसीजंस एंड इट इज शोन इन द एडवर्टीजमेंट वर्ल्ड एज वेल, ठीक है। अगर हम अमेरिका से कंपेयर करो तो अमेरिका में तो और भी कम है। अमेरिका में इट इज़ अराउंड लाइक 33% हेयर स्क्रीन टाइम एंड स्पीकिंग टाइम, ठीक है। पोर्ट्रेल की प्रॉब्लम अमेरिका में भी है, इंडिया में भी प्रॉब्लम है, ठीक है। इसका इंपैक्ट क्या होता है? देखिए इसके बड़े हार्मफुल इंपैक्ट होते हैं, स्पेशली ऑन यंग वीमन, है ना। जब उनको दिखाया जाता है कि वीमेन ऐसी होनी चाहिए, वीमेन ऐसी होती हैं, उनका काम यही फिक्स होता है, तो जो यंग वीमेन हैं उनकी जो एस्पिरेशंस होती हैं, जो ड्रीम्स होती हैं, वो थोड़े से शैटर हो जाते हैं, बिकॉज दे थिंक दैट दिस इज़ द वर्क ऑफ द वीमेन इन द सोसाइटी, ठीक है। वैल्यू सोसाइटी के जो है वैल्यू सिस्टम को इम्पैक्ट करता है। वीमेन को जो है एक पर्टिकुलर रोल में दिखाया जाता है, उनको वीक दिखाया जाता है, उनको मार्जिनलाइज दिखाया जाता है बाय देयर कलर स्किन, है ना। हाइपर सेक्सुअलिटी दिखाई जाती है, विदाउट करियर्स। तो जो आने वाली जनरेशन्स हैं वो भी इस पर इम्पैक्ट होती हैं डेफिनेटली, ठीक है। तो ये जो है, अब ये जीना डेविस कौन थी भैया? सीजन ऑस्कर विनर एक्ट्रेस ऑफ अमेरिका, ठीक है, हॉलीवुड में काम करती हैं, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो लॉस एंजल्स में है, ठीक है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ये। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ हमारी क्या कहती है? नेक्स्ट न्यूज़ कहती है कि मोदी जी जो है पार्टिसिपेट करने वाले हैं एक क्लाइमेट समिट के अंदर आज, ठीक है। और इस समिट का नाम है लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट, लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट, दैट इज़ द नेम ऑफ इट, ठीक है। ये वर्चुअल इवेंट होगा, मीटिंग कुछ नहीं होने वाला है, वायरस के टाइम में कौन ही जाएगा, तो ये इट्स अ वर्चुअल इवेंट, है ना। तो जूम ऐप वगैरह पे किया जाएगा इसको। प्रेसिडेंट बिडेन ने जो है इसके बारे में बोला था मार्च में। देखिए 2009 के अंदर जो है ये फोरम बनाया गया था, मेजर इकोनॉमिक्स फोरम ऑन एनर्जी एंड द क्लाइमेट चेंज। इट वाज फॉर्म्ड इन 2009 बाय बराक ओबामा, ठीक है। अब देखिए जब बाद में मिस्टर ट्रंप आ गए, नाउ मिस्टर ट्रंप को तो ऐसा लगता है कि वर्ल्ड में क्लाइमेट चेंज है ही नहीं, तो उन्होंने कोई मीटिंग नहीं किया था इसका। लेकिन अभी दोबारा से जब बिडेन आए हैं तो ये दोबारा से मीटिंग करने लगे हैं, ठीक है। कम से कम 40 वर्ल्ड लीडर्स यहाँ पे इन्वाइट किए गए हैं बातचीत करने के लिए। देखिए बात क्या है ना, सिर्फ बातचीत करना है। आप वर्चुअल मीटिंग करोगे, थोड़ा बातचीत करोगे, सर क्या क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं, विल टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स एंड द सॉल्यूशंस एंड द हेल्प एंड ऑल दैट, है ना, उसके बारे में हम लोग ये सब बात करने वाले हैं यहाँ पे। वो सारी की सारी चीज़ें होंगी। 40 के लगभग जो है कंट्रीज़ यहाँ पे इनवाइट किए गए हैं, इंक्लूडिंग बांग्लादेश। पाकिस्तान को यहाँ पे इनवाइट नहीं किया गया, और पाकिस्तान थोड़ा सा दुखी भी है इस चीज़ को लेके, ठीक है। जो मोदी जी बोलेंगे वो बोलेंगे कि इस टॉपिक के ऊपर, आवर कलेक्टिव स्प्रिंट 2030, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू बी द टॉपिक ऑफ इट। नेक्स्ट जो न्यूज़ हमारे सामने आती है वो आती है रेटिंग एजेंसीज। देखिए रेटिंग एजेंसी क्या होती हैं? जो हमारे बैंकिंग सेक्टर को, जो डेटर्स होते हैं उनको रेटिंग देती है कि ये इनकी रेटिंग अच्छी है। देखिए बैंक्स का काम क्या होता है? लोन देना ना। अब बहुत सारा लोन वापस आता नहीं है, बहुत सारी कंपनी जो बैंक से, विजय माल्या जैसी कंपनी बैंक से लोन ले लेती हैं तो वापस देती नहीं है, एंड अल्टीमेटली टर्न्स इनटू एनपीए। तो ये रेटिंग एजेंसी जो है, दे observe the health of this banking sector and the financial sector, and according to that they
गिव देम सम रेटिंग, है ना, कि किसकी कितनी वैल्यू है, किसकी कितनी अभी फाइनेंशियल हेल्थ है, उस सब के ऊपर। तो केयर जो है, केयर इट्स ऑल्सो रेटिंग एजेंसी इन इंडिया। केयर ने जो है इंडिया में, केयर रेटिंग एजेंसी ने इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है 2020 के लिए वो फोरकास्ट की थी पहले 11 to 11.2% कि इंडिया जो है इतना ग्रो करेगा, इंडिया की जीडीपी। लेकिन अभी वायरस की वजह से जो लोकल जो है लॉकडाउन्स हुए हैं कहीं कहीं पे, उसकी वजह से ये दोबारा घटा के इसने 10.2% कर दी है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा आपको केयर रेटिंग एजेंसीज के बारे में पता होना चाहिए। पहली बात तो ये केयर जो रेटिंग एजेंसी है, इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1993 एंड इट इज सपोर्टेड बाय कैनरा बैंक, यूनाइटेड ट्रस्ट ऑफ इंडिया, आईडीबीआई बैंक, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द लीडिंग क्रेडिटिंग एजेंसी इन इंडिया। इसके अलावा इंडिया में दूसरी क्रेडिटिंग एजेंसी भी है, जैसे क्रिसिल, दिस इज द बिगेस्ट वन, ICRA, फिच, केयर। ठीक है, देखिए एग्जाम में आपसे वो पूछ सकता है कि रेटिंग एजेंसी को कौन रेगुलेट करता है, तो सेबी जो है वो रेटिंग एजेंसी को रेगुलेट करती है। नोट द RBI, ध्यान रखना। ठीक है, RBI नहीं करता है, सेबी करता है ना, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये इसको रेगुलेट करता है। ठीक है, और ये भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट क्रेडिट एजेंसीज। तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी क्रेडिट एजेंसी हैं, उसके बाद आप फाइंड आउट कर सकते हो विच इज़ नॉट द क्रेडिट एजेंसी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्रेडिट एजेंसी के बारे में। देखिए ये वाली इंपॉर्टेंट कोई ज़्यादा न्यूज़ नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल आई नीड टू टेल यू कि इंडिया का जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है वो बढ़ गया है इन दिस ईयर। ठीक है, तो 16.9% जो है पिछले साल के कंपैरिजन में वो बढ़ गया है, 16.9%। ठीक है, और इंपोर्ट भी बढ़ा है, बट दैट वो इंपोर्ट बढ़ा है ओनली 3%। ठीक है, स्पेशली वीट एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, स्पेशली टू दीज टू कंट्रीज, लेबनान एंड अफगानिस्तान। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, थोड़ी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन था, सो नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक जो नेक्स्ट न्यूज़ हमारे सामने आती है, जो मुझे लगता है कि आज की जो है सेकंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आफ्टर फ्रीडम इंडेक्स, वो ये है हाइड्रोजन एज अ फ्यूल। इंडिया में जो है मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, ईदर वी यूज़ कोल, वी यूज़ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, है ना, स्पेशली डीजल एंड पेट्रोल फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन, है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो आपका, चाहे इंडस्ट्री हो, या तो कोल यूज़ करेंगे, वो सब यूज़ करेंगे। अब नाउ दे आर वेरी पोल्यूटिंग एजेंट्स, है ना, सो वी नीड टू लुक फॉर द क्लीनर वर्जन ऑफ एनर्जी, और हाइड्रोजन से ज़्यादा क्लीन कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, हाइड्रोजन में जो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन नहीं होता है, क्योंकि जब आप हाइड्रोजन को एज अ एनर्जी यूज़ करते हो तो जो बाई प्रोडक्ट आता है वो आता है वाटर। अब वाटर तो पोल्यूशन नहीं करता है, लेकिन जब आप कोल का यूज़ करके बिजली बनाते हो तो बाई प्रोडक्ट आता है CO2 विच इज़ अ ग्रीन हाउस गैस। तो ये जो क्लाइमेट चेंज वाली प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, दैट इज़ वाई एवरी कंट्री इज़ लुकिंग फॉर द रिप्लेसमेंट विद द रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। और इंडिया ने जो है अपने लिए टारगेट रखा है, इंडिया का ये मानना है कि 2022 तक जो हमारी टोटल एनर्जी कंजप्शन है, मैं उसमें से जो है 175 गीगावाट जो हम लोग रीन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करेंगे, जैसे सोलर या विंड, है ना। एंड इंडिया इज ऑल्सो लीडर, रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स के मामले में इंडिया जो है वर्ल्ड लीडर है, ये हमको बता देता हूँ। 2030 का हमने टारगेट रखा है 450 गीगावाट विच इज़ काइंड ऑफ वेरी एम्बिशियस। और इंडिया ने यह भी मानना है कि 2050 तक हम लोग जो है कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे, मतलब जितना हम लोग कार्बन प्रोड्यूस करेंगे उतना ही कार्बन हम लोग एब्जॉर्ब करेंगे, वी विल बिकम कार्बन न्यूट्रल। अब वो उसको करने के लिए आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ें खोजनी पड़ेंगी, मतलब आपको क्लीन एनर्जी का यूज़ करना पड़ेगा। तो सोलर और विंड के अलावा नाउ इंडियन गवर्नमेंट इज़ टॉकिंग अबाउट द हाइड्रोजन एज एनर्जी सोर्स। तो फ्यूचर में जो व्हीकल्स होंगे हमारे, जो इंडस्ट्री के अंदर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, दिस कैन बी डन बाय यूजिंग द हाइड्रोजन। सो इंडिया बहुत ही एडवांस्ड कंट्रीज में है जिसने हाइड्रोजन के बारे में सोचना शुरू किया है। ठीक है, ओनली 15 कंट्रीज स्टिल नाउ दे हैव सम सॉर्ट ऑफ प्लान्स फॉर दिस हाइड्रोजन फ्यूल। ठीक है, इसके लिए जो है इंडिया ने जो है हाइड्रोजन, नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन, ये अभी लॉन्च करेगा इंडिया जो है 2021 के बजट में, इसको जो है डिक्लेयर किया गया है, 2022 से हम लोग इसको अप्लाई कर देंगे कम्प्लीटली। ठीक है, ये किया गया है बिकॉज इंडिया का ये टारगेट है, एंड इन ऑर्डर टू अचीव दिस टारगेट वी नीड टू हैव समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। ओके, क्योंकि देखिए हाइड्रोजन की कमी नहीं है, हमारे यूनिवर्स के अंदर जो है हाइड्रोजन ही सबसे ज़्यादा पाई जाती है, अराउंड 99% जो है हाइड्रोजन पाई जाती है। ठीक है,
तो कमी नहीं है हाइड्रोजन की, तो हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं डेफिनेटली। जो हम लोग अभी के टाइम में जो हम लोग नेचुरल गैस यूज़ करते हैं, नेचुरल गैस, ठीक है, नेचुरल गैस के अंदर हम जो है हाइड्रोजन को मिक्स कर सकते हैं और फिर हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दिल्ली के अंदर जो है ये प्रोग्राम चलाया हुआ है 6 मंथ के एक्सपेरिमेंटल के बेसिस पे। अराउंड 18% हम लोग हाइड्रोजन मिक्स कर रहे हैं इन आवर नेचुरल गैस, है ना, सो दैट हम लोग फ्यूचर के लिए थोड़ा रिसर्च कर सकें, जान सकें कि क्या होगा क्या नहीं होगा, दैट थिंग इज़ देयर। अच्छा, इस मिशन की रिक्वायरमेंट क्यों है ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूँ। ठीक है, क्योंकि एक तो हम जनरली कोल के ऊपर बेस्ड रहते हैं, तो पोल्यूशन होता है तो वो कम हो सकता है, पोल्यूशन कम हो जाएगा। अब कोल और पेट्रोलियम जो है हम लोग इंपोर्ट भी करते हैं, हालांकि इंडिया में बहुत सारा कोल प्रोड्यूस भी करते हैं, कुछ हम लोग ऑस्ट्रेलिया वगैरह से इंपोर्ट भी करते हैं। और स्पेशली पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, भैया ये तो हम लोग क्रूड ऑयल तो करते ही करते हैं, है ना, फ्रॉम द गल्फ कंट्रीज़। तो अगर इंडिया हाइड्रोजन यूज़ करने लगेगा तो इंडिया का जो है इंपोर्ट वाला खर्चा भी कम हो जाएगा, है ना। तो इंडिया जो है वो हमारा फॉरेक्स रिजर्व भी बढ़ सकता है। ठीक है, वो सारी की सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए हमें इसकी ज़रूरत है। अब कौन कौन से टाइप की हाइड्रोजन होती है? ग्रे हाइड्रोजन, ब्लैक हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन एंड ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रे हाइड्रोजन तो हम लोग हाइड्रोकार्बन से बनाते हैं, जैसे गैस, फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोलियम, डीजल से, कोल वगैरह से हम लोग ग्रे हाइड्रोजन बनाते हैं, विच इज़ नॉट, आई वुड से, अ गुड वे ऑफ प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन, क्योंकि इससे जो है बाई प्रोडक्ट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो फ़ायदा क्या हुआ? आप देखिए, हाइड्रोजन को यूज़ करने से CO2 प्रोड्यूस नहीं होता है, लेकिन हाइड्रोजन की प्रोडक्शन में जो है CO2 प्रोड्यूस होता है। लेकिन एक बार अगर हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर लिया, उसको आप एज ए फ्यूल यूज करोगे, देन इट इज सेफ। तो दैट इज कॉल्ड योर ग्रे हाइड्रोजन। एक होता है हमारा प्लस ब्लैक और ब्राउन हाइड्रोजन, जिसको हम लोग जो है, हम कोल को जो है गैस में जो है कन्वर्ट करते हैं, इट इज़ कॉल्ड योर ब्लैक, क्योंकि कोल भी ब्लैक होता है तो ये हाइड्रोजन को भी हम लोग ब्लैक बोलते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड आर द बाई प्रोडक्ट्स, सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ गुड सोर्स। ब्लू हाइड्रोजन क्या होती है? जब हाइड्रोकार्बन्स की एमिशन के थ्रू जो है, जो भी, देखिए आपने क्या किया, आपने कोल और पेट्रोल और डीजल का यूज़ करके आपने हाइड्रोजन बनाया। अब यहाँ से जो भी CO2 प्रोड्यूस होगा, अब हम इसको कैप्चर करेंगे, इसको अपने एनवायरनमेंट में ऐसे ही रिलीज नहीं करेंगे। तो जब इसको कैप्चर किया जाता है, इसको कहा जाता है ब्लू हाइड्रोजन। ठीक है, एक हमारे पास आती है ग्रीन हाइड्रोजन, तो दिस इज़ द बेस्ट वन। ठीक है, तो ग्रीन हाइड्रोजन को हम यूज़ बनाते हैं कैसे? सोलर और विंड पावर का यूज़ करके। ठीक है, सो दिस इज़ द बेस्ट वन। तो थोड़ा सा आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, अब ग्रीन हाइड्रोजन के क्या बेनिफिट्स हैं? बहुत सारे। ठीक है, पोल्यूशन और वो सब एबंडेंस में अवेलेबल है, लेकिन इससे कुछ नुकसान भी हैं। एक तो ये हाईली फ्लेमेबल है, तो फ्लेमेबल है ना, बहुत जल्दी जल जाती है। एक बहुत ही लाइट इन वेट है, तो स्टोरेज में काफ़ी प्रॉब्लम होती है इसकी। और हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करना इज़ एक्सपेंसिव यार। तो जब तक ये टेक्नोलॉजी सस्ती नहीं होती है, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होती है, तब तक हम लोग हाइड्रोजन को बहुत कमर्शियल स्केल पे, लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। सो ये थोड़ी सी कुछ बेनिफिट्स होते हैं, थोड़े से इसके जो है थोड़े से नेगेटिव इफेक्ट होते हैं। देखिए ये न्यूज़ जो है मैं पिछले 2-3 दिन से लगातार कवर कर रहा हूँ, ये इंडिया चाइना रिलेशनशिप विद रिलेटेड टू गलवान वैली, है ना, विद रिलेटेड टू गलवान वैली। देख, कभी इंडिया कुछ बोलता है, कभी चाइना कुछ बोलता है, लेकिन बात यह है कि आफ्टर 1 ईयर ऑफ दैट स्कर्मिश ओवर दिस गलवान वैली एंड पेंगोंग सो लेक, देखिए हमारी पेंगोंग सो लेक है। ठीक है, पेंगोंग सो के लेक के बीच में से कहीं से जो है वो LAC पास होता है, और ये डिमार्केटेड नहीं है, फिक्स नहीं है। इसकी वजह से प्रॉब्लम हुई थी गलवान वैली में, जो है हमारे कुछ जवान भी मारे गए थे गलवान वैली में, हम सबको इसके बात का पता है। दिस इज़ दौलत बेग ओल्डी, इंडिया का जो हाईएस्ट एयर अभी जो है बेस यहाँ पे बनाया गया है। तो चाइना ने अभी कहा है कि चाइना और इंडिया को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। ठीक है, और कुछ सोल्यूशन उसका हम लोग निकालेंगे। तो कोई खास न्यूज़ नहीं है आज क्योंकि पिछले 2-3 दिन से मैं लगातार इस न्यूज़ को कवर कर रहा हूँ। ठीक है, पेंगोंग सो लेक आपको पता होना चाहिए, इट्स अ ब्रैकिश वाटर लेक, इट्स नॉट अ फ्रेश वाटर लेक, है ना। जैसे चिल्का लेक है, इट्स ऑल्सो ब्रैकिश वाटर लेक, आपका सांबर लेक है, सोल्ट लेक है, ठीक है, वूलर लेक है जो आपकी फ्रेश वाटर लेक है। तो दिस इज़ पेंगोंग सो लेक। ठीक है, इसका 1/3 हिस्सा जो है वो इंडिया के अंदर है, बाकी 2/3 जो है वो चाइना के कंट्रोल में है। ठीक है, चलिए अगली जो न्यूज़ हमारे पास वो ये है क्रिप्टो करेंसी। देखिए, बिटकॉइन का नाम बहुत सारे सुनते होंगे ना हम लोग, लेकिन बिटकॉइन इज़ नॉट द ओनली
क्रिप्टो करेंसी इन इंडिया और इन द वर्ल्ड, है ना. देयर आर अदर क्रिप्टो करेंसीज ऑल्सो, जैसे यूथरन हैं, इथेरियम, टीथर, स्टेलर, ये भी हैं. बिटकॉइन का जो लॉन्च किया गया था, इट वाज लॉन्च्ड इन 2009 बाय सतोशी नाकामोटो. देखिए, ये सतोशी जो है, यह कोई ग्रुप है, कोई इंडिविजुअल है, किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता, नोबडी नोज. ठीक है, कौन है ये, कौन नहीं है, बट इट वाज लॉन्च्ड इन 2009. देखिए, क्रिप्टो करेंसी क्या होता है. क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी होता है जिसके ऊपर किसी भी बैंक का कंट्रोल, किसी भी गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता है. अगर किसी गवर्नमेंट का इसके ऊपर कंट्रोल नहीं होगा, इसका मतलब इसकी वैल्यू के ऊपर कंट्रोल नहीं होगा. तो इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है, और जब वैल्यू फ्लक्चुएट करती है किसी भी करेंसी की, वो डेंजरस हो जाती है. सो दैट इज़ वाई इंडियन गवर्नमेंट and RBI, they want to control, or you can say they want to discontinue the use of this cryptocurrency called Bitcoin and other currencies also. So India एक लॉ लेके आने वाला है. India will bring a law जिसकी वजह से जिसके पास भी जो भी बिटकॉइन है वो सबको बैन कर दिया जाएगा. बिटकॉइन के अंदर कोई भी एक्टिविटी जो है फ्यूचर में नहीं होगी. सो इंडिया इज गोइंग टू ब्रिंग अ लॉ अगेंस्ट दीज क्रिप्टो करेंसीज. ठीक है, प्रेजेंटली कोई लॉ है नहीं, प्रेजेंटली कोई लॉ नहीं है. 2018 के अंदर आरबीआई ने जो है सारे बैंक्स को ये बोला था और एक सर्कुलर इशू किया था कि अगर कोई पर्सन डिजिटल करेंसी में डील करता हुआ पाया जाता है तो उसको हम लोग वैलिड नहीं होने देंगे. लेकिन 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया था, दिस गाइडलाइन ऑफ आरबीआई, एंड सुप्रीम कोर्ट सेड कि यस, यूज ऑफ क्रिप्टो करेंसी इज अनरेगुलेटेड बट दिस इज नॉट इलीगल. अगर आपको इसको रेगुलेट करना है, ब्रिंग अ लॉ, अदरवाइज इट इज गोइंग टू बी इन यूज. तो ये बोला था सुप्रीम कोर्ट ने. ठीक है, तो आरबीआई का भी ये मानना है. लेकिन आरबीआई ने ये भी कहा है कि हम लोग अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च करेंगे. देखो, जब आरबीआई अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा, इसका मतलब आरबीआई इसको कंट्रोल कर सकता है ना, उसकी फ्लक्चुएशन के में जो है इंटरवीन कर सकता है. तो इसलिए ज़रूरी है ताकि लोग जो उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं भैया फ्लक्चुएशन से थोड़ा सा बचे रहें. और वैसे भी जो क्रिप्टो करेंसी का ऐसा बोला जाता है कि जो ब्लैक मार्केट होती है, जो डार्क वेब होती है, वहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए जो है क्रिप्टो करेंसी का यूज़ किया जाता है. जैसे टेररिज्म या फंडिंग जो होती है ना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो होती है, उस एक्सटोर्शन मनी एंड ऑल दैट. सो यहाँ पे जो है पीपल यूज़ क्रिप्टो करेंसीज. तो उसको भी जो है हम लोग डिस्करेज कर सकते हैं अगर हम क्रिप्टो करेंसी को डिस्करेज करते हैं तो. और ये जो कानून बनाया जाएगा, इट वुड बी रेट्रोस्पेक्टिव लॉ. रेट्रोस्पेक्टिव मतलब ये होता है कि पीछे वाली डेट से जो है हम इसको इंक्लूड करेंगे. जैसे मान लो 2022 में अगर बनाया जाता है तो इसको हम हो सकता है कि 2018 से इसको अप्लाई करें, ऐसा भी हो सकता है. क्रिमिनल लॉ ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन जो सिविलियन लॉ होते हैं दे कैन बी इम्प्लीमेंटेड एज रेट्रोस्पेक्टिव लॉज. ठीक है, लेकिन जिन लोगों के पास अभी क्रिप्टो करेंसी है उनके लिए जो है एक एग्जिट विंडो दिया जाएगा, 3 से 6 महीने का टाइम दिया जाएगा कि भैया आपके पास अगर क्रिप्टो करेंसी है तो उसको बेच दो. ठीक है, जो भी करना है करो, लेकिन आप इसको नहीं रख सकते. तो ये सारी की सारी न्यूज़ जो है आज हम लोगों ने किया. एक तो आपको फ्रीडम इंडेक्स जो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आज के लिए, आपको वो पता होना चाहिए. क्लाइमेट चेंज को लेके भी एक छोटा सा न्यूज़ था. क्लाइमेट चेंज अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसके लिए मैं आपको जो है क्योटो प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और कोपेनहेगन इंपॉर्टेंट हो जाता है, कैनकून इंपॉर्टेंट हो जाता है, और पेरिस एंड दोहा. ठीक है, तो ये हमारी क्या है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़. ठीक है, कोप बोलते हैं इनको, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़. तो UNFCCC इसे बोला जाता है अर्थ समिट. 1992 में जो अर्थ समिट हुआ था रियो के अंदर, वहाँ पे इसको एस्टेब्लिश किया गया था. और उसके बाद पूरी कंट्री, दुनिया में जितने भी कंट्री हैं वो सब आपस में मिलते हैं, दे टॉक अबाउट द क्लाइमेट चेंज. नाउ USA इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस पेरिस अग्रीमेंट. ठीक है, एंड USA नेवर रेटिफाइड क्योटो प्रोटोकॉल. देखिए, रेटिफाई करने मतलब ये नहीं कि बात नहीं कर सकते. मिस्टर बिडेन का ये कहना है कि हम लोग पार्ट नहीं हैं बट स्टिल वी वांट टू टॉक. और उसी मीटिंग के लिए जो है इसने अभी मोदी जी को और दूसरी 40 वर्ल्ड लीडर्स को जो है वो इनवाइट किया है. बिकॉज मिस्टर बिदेन की जो पॉलिसीज़ हैं दे आर अपोजिट टू द
पॉलिसीज ऑफ मिस्टर ट्रंप। मिस्टर ट्रंप नेवर बिलीव्ड इन क्लाइमेट चेंज बट मिस्टर बाइडेन ही डज। ठीक है, तो वो सारी की सारी चीज़ें हैं। तो यही आज की सारी न्यूज़ हैं। लेकिन मैं आपसे लास्ट में जाते जाते फिर से कहना चाहूँगा कि आप हमारा कोर्स यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि दिस इज़ एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो कोई भी चीज़ फ्री में मिलती है तो उसको ले लेना चाहिए, ऊपर से जब वो क्वालिटी भी उसकी अच्छी हो तो इट्स द बेस्ट कॉम्बिनेशन, क्वालिटी प्लस फ्री। ठीक है, क्योंकि वैसे भी लॉकडाउन के टाइम में और इसने पेंडेमिक के टाइम में आई थिंक मॉनेटरी प्रॉब्लम भी है सबको, तो उसके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि यू कैन टेक दिस कोर्स। इस कोर्स को लीजिए, इसको एंजॉय कीजिए, पसंद आए तो छोड़ सकते हो, अगर वैसे तो डेफिनेटली आई कैन गारंटी कि आपको पसंद आएगा ही आएगा। अगर स्टिल नहीं भी आए तो यू कैन लीव, दिस इज़ योर चॉइस, है ना, कोई आपने पैसा तो दिया नहीं है। सो ट्राई दिस वंस, और इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है। सो दिस इज़ ऑल फॉर द डे। कल मिलते हैं कई नई एनालिसिस के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।